हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 30 मार्च 2023 के करंट अफेयर के साथ। डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है उसे आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर में यह एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा आपसे सवाल यह था कि केविन मैकार्थी, इनको अभी हाल ही में कौन से देश में संसद के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये अमेरिका के अंदर संसद में स्पीकर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और आप सभी को एक बार याद दिला दूं, एग्जाम इंजन आपके लिए हर एक बैच में 40% का फ्लैट डिस्काउंट लेकर आया है। कल से ये ऑफर चल रहा है और आज रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। मतलब आज रात को 11:59 पे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आप कोई भी बैच जो अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे एग्जाम इंजन पे पैसे की वजह से, तो आपको उसमें भी 40% का डिस्काउंट आज मिल रहा है। और वैसे भी एग्जाम इंजन पे कोशिश मेरी हमेशा रही है कि प्राइसेस मैंने हमेशा बहुत कम रखे हैं कि आपको 100, 200, 500 या फाउंडेशन बैच भी मैक्सिमम 1500 रुपए तक में मिल जाए। तो ऐसे स्टूडेंट जो फाउंडेशन बैच नहीं ले पा रहे थे, आपके पास अच्छा मौका है। आपको सीधे सीधे वो फाउंडेशन बैच 40% डिस्काउंट पे मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1780 करोड़ रुपए से भी अधिक के नई परियोजनाओं का शुभारंभ कौन से शहर में किया गया है? तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से अपनी विधान क्षेत्र से आप जिसको बोल सकते हो या कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप जिसको बोल सकते हो, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1800 करोड़ के कई सारे प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किए। और ये सारा जो प्रोग्राम था ये ऑर्गेनाइज किया गया था वाराणसी के अंदर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको बता देता हूं। वाराणसी के अंदर सीवेज पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी इसके अंतर्गत है जिसको बेहतर किया जाएगा। इतना ही नहीं, 55 मिनिमल लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर कृषि के ऊपर भी कार्य किया जाएगा और इसके अलावा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के प्लांट भी लगाए जाएंगे, मतलब एलपीजी प्लांट भी लगाए जाएंगे। और जो एलपीजी प्लांट वाराणसी के अंदर लगाए जाएंगे, ये काम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर सरकार है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले ही, योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नया टाइगर रिजर्व बनाया है। यूपी में कहां पर यह टाइगर रिजर्व बना है? तो यह बनाया गया है चित्रकूट में। कहां पर? चित्रकूट। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बन गया है जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट अभी हाल ही में पास किया है? तो ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। अब देखिए, राइट टू हेल्थ की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट है ये। बेसिकली हर एक भारतीय का फंडामेंटल राइट है कि उसे स्वस्थ रहने का अधिकार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार ने फिर इसको क्यों लॉन्च कर दिया? समझिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर अब कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी अस्पताल में जाता है तो वहां पर उसे 1 या 2 रुपए की जो रिसीट कटाई जाती थी वो भी नहीं देने की जरूरत है। ईच एंड एवरीथिंग, ओपीडी से लेकर सब सारी चीजें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिलने वाली हैं। अभी तक जैसे क्या होता था, सरकारी अ, आप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो वहां पर 1 रुपए की पर्ची कटती है। ठीक है, मेंटेनेंस ऐसे सरकार ले लेती है, वो बिल्कुल मिनिमल होती है। 1 रुपए तो कुछ भी नहीं है, लोग आराम से दे भी देते हैं। बट हाँ, यहाँ पर अब इसका मतलब है कि राजस्थान में वो 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान में गवर्नर है कलराज मिश्र। और राजस्थान के कई सारे फेमस मंदिर भी हैं, जैसे कि करनी माता का मंदिर यहाँ पर काफी फेमस है, एग्जाम में पूछ देता है। और रनकपुर मंदिर है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल है यहाँ पर है। ये सारे टेम्पल हैं जो कि राजस्थान के काफी फेमस हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी एयरफोर्स यूनिट है, रशिया की, भारत भारत की, जापान की या फिर अमेरिका की, जिसने अभी हाल ही में मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज जिसका नाम है वायु प्रहार, इसको अभी हाल ही में संपन्न किया है? तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज संपन्न करी गई है जिसका नाम है वायु प्रहार। और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में करी गई है, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो कि चाइनीज बॉर्डर है हमारे, वहां पर करी गई है।
लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। और इंडियन आर्मी और एयर फोर्स के बीच में जो एक्सरसाइज है, ये दोनों के कोऑर्डिनेशन को लेकर थी कि अगर कभी भी चाइनीज बॉर्डर पर कहीं पर भी अगर जरूरत पड़ जाए तो आर्मी और एयर फोर्स दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बिठाकर अच्छे से किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर इस एक्सरसाइज की बात करें तो 96 घंटे तक ये एक्सरसाइज लगातार चली है। मतलब 4 दिन तक ये एक्सरसाइज चली है लगातार। अभी कुछ टाइम पहले एक एक्सरसाइज संपन्न हुई है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये कौन से देशों के बीच में हुई थी? तो कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में हुई है। इंडिया और सिंगापुर। ये कहाँ पर आयोजित करी गई थी? जोधपुर में। इस तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा, जो कि आपसे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी। कल आपने कैलेंडर भी देख लिया होगा, एसएससी का नया कैलेंडर जो आ गया है, तो आपका एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो बिल्कुल तैयार रखिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल फिट मॉड्यूल पर रखिए। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में प्रेसिडेंट के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? एनडीबी आपको बता दूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स का आपने नाम सुना है ना, BRICS, ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स की स्थापना साल 2010 में करी गई थी। पहले ये ब्रिक हुआ करता था 2006 में, लेकिन आखिर में इससे साउथ अफ्रीका जुड़ा, तब ये ब्रिक्स कहलाया 2010 में। उसके बाद ब्रिक्स ने अपना एक खुद का बैंक खोला, इसी का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 में करी गई थी। तो इस बैंक में अभी तक जो प्रेसिडेंट थे ये थे मार्कोस त्रोजो। तो इनको सक्सीड कर लिया है, जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है डिल्मा वेना रोसेफ। क्या नाम है? डिल्मा वेना रोसेफ। अब ये कौन है? तो ये ब्राजील की राष्ट्रपति रह चुकी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई छोटी पर्सनैलिटी नहीं है, ब्राजील की पहली महिला प्रेसिडेंट भी ये थी। 2011 से लेकर 2016 तक इन्होंने सर्व किया है अपना कार्यकाल। इतना ही नहीं, ब्राजील की एक सबसे बड़ी कंपनी है पेट्रोब्रास, उसमें भी डायरेक्टर के रूप में ये सर्व कर चुकी हैं। फिलहाल जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये 2025 तक हुआ है। ये 2025 तक एनडीबी में प्रेसिडेंट रहेंगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है संघाई, जो कि चाइना के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, जो राजीव चंद्रशेखर हैं, इनके द्वारा कर्नाटक के बेंगलोर में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इस पोर्टल का जो नाम है, स्किल इंडिया पोर्टल, तक्षशिला पोर्टल, जन शिक्षण संस्थान, या फिर स्किल हब पोर्टल। क्या आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर? चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका नाम है स्किल हब पोर्टल, जिसको कर्नाटक से लॉन्च किया गया है। और भारत सरकार का जो प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंतर्गत ही इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत भर के युवाओं को यह पोर्टल मदद करेगा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने के लिए। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम कारीगरों की बात करें तो दो तरीके के कारीगर होते हैं। मतलब लेबर की अगर हम बात करें तो दो तरीके के लेबर होते हैं। एक होते हैं अनस्किल्ड लेबर, एक होते हैं स्किल्ड लेबर। ठीक है? जो अनस्किल्ड लेबर है, तो कहने का मतलब ये है कि वो मेहनत वाला काम करते हैं। ठीक है? और जो स्किल्ड है वो कारीगरी का काम करते हैं। मेहनत वाला काम क्या हो गया? जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग बनाना, तो उसमें ईंटें उठानी है या कोई भी सामान एक से दूसरी जगह पर रखना है, ये क्या है? ये मेहनत वाला काम है। तो इनको बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर। दूसरे होते हैं स्किल्ड लेबर। जैसे कि मान लीजिए एक लेबर है, वो लकड़ी से बास्केट बनाना जानता है। एक लेबर है, वो मान लीजिए अगरबत्ती बनाना जानता है। तो ये सारी स्किल्स हैं, तो इन्हें बोला जाता है स्किल्ड लेबर। और जो स्किल्ड लेबर होते हैं, इनका पे भी ज्यादा होता है, इनको पैसा भी ज्यादा मिलता है। तो भारत सरकार का नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोग्राम जो है, इसके अंतर्गत इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और सरकार हर साल इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत भर के हजारों युवाओं को स्किल्ड लेबर में तब्दील करती है अनस्किल्ड से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एसएमई कॉन्फ्रेंस का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस बार इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? यहाँ पर एसएमई का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो भारत के जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उन पर फोकस किया जा रहा है और उनको यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रदान करी जाएगी। मतलब सरकार की तरफ से उनको सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। और ये जो इवेंट है, इसको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार दोनों की पार्टनरशिप करके ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो एमपी और यूपी गवर्नमेंट ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब मार्केट में आई है। ये किताब बहुत ही चर्चा में है। इसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म।
दरअसल ये किताब बिपिन रावत के ऊपर लिखी गई है, भारत के पहले सीडीएस, भारत की आन बान शान। तो बिपिन रावत के ऊपर ये किताब दरअसल सेना से हटकर उनकी क्या पर्सनालिटी थी और किस तरीके से वो अपनी लाइफ में थे, वो सारी चीजें इस किताब में निहित करी गई हैं। तो इस किताब को किसने लिखा है? रचना बिष्ट रावत ने इस किताब को लिखा हुआ है। और रचना बिष्ट रावत एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है। और दरअसल इस किताब को जो छापा है वो किसने छापा है? पेंगुइन ने, ये भी आप ध्यान रखना। जनरल बिपिन रावत की अगर बात करें तो 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दुखदाई निधन हुआ था इनका। और उसके बाद मरणोपरांत भारत सरकार ने इनको महावीर चक्र से भी सम्मानित किया था। इतना ही नहीं, गुजरात के अंदर राजकोट में एक अंडरपास का नाम भी इनके नाम पर ही रखा गया था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न रेंज जो इंडियन आर्मी की है, वहां पर इनका एक स्टैचू भी इनॉग्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरी मीटिंग G20 के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की, जो कि 28 और 29 मार्च को आयोजित करी गई, कौन से शहर में इसका आयोजन किया गया? तो इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की G20 मीटिंग विशाखापत्तनम में आयोजित करी गई। ये दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग जनवरी में आयोजित करी गई थी और वो पुणे में आयोजित करी गई थी। फर्स्ट हुई थी पुणे में, दूसरी हुई है विशाखापत्तनम में। इसका मेन उद्देश्य ये है कि G20 जो नेशंस हैं वो आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। टोटल अगर बात करें तो 63 डेलीगेट्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया। अगले साल G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? 2024 में ब्राजील अध्यक्षता करेगा इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारतीय मूल की सिख विमेन अधिकारी कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में अमेरिका में असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस का पदभार संभाला है? और ये पहली ऐसी महिला हो गई हैं, ठीक है, या फिर आप ये बोल लो महिला ही नहीं, ये पहली ऐसी एशियन हो गई हैं जिनको अमेरिका की पुलिस के अंदर दूसरी सबसे ऊंची पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। मतलब असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस के बाद सिर्फ एक ही पोस्ट है चीफ ऑफ पुलिस, तो ये दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट करी गई है। तो इनका नाम है मनमीत कौलन, मनमीत कौलन। और इनका जो करियर है ये काफी लंबा है। इन्होंने लेफ्टिनेंट के रूप में भी वहां पर सर्व किया है। इसके अलावा ये पेट्रोल डिपार्टमेंट में भी रह चुकी हैं। स्पेशल विक्टिम यूनिट पर भी ये डिटेक्टिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं। इसके अलावा जो रॉबरी विंग है उसमें सार्जेंट के रूप में भी ये कार्यरत रह चुकी हैं। तो अच्छा खासा बहुत बड़ा इनका करियर है इस क्षेत्र में। और इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए ही वहां की पुलिस में असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस में अपॉइंट किया गया है इनको। और अभी हाल ही में कुछ और अपॉइंटमेंट हुए हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, बंधन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? ये हैं रतन कुमार केश, रतन कुमार केश। सीएट टायर के सीईओ कौन बनाए गए हैं? अर्नब बैनर्जी। अगला क्वेश्चन है, एनडीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एनडीटीवी में अभी हाल ही में यूके सिन्हा को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। उपेंद्र कुमार सिन्हा, ये आपको पता है सेबी में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत रह चुके हैं, या आप बोल सकते हो चेयरपर्सन के रूप में 2011 से लेकर 17 तक ये कार्य कर चुके हैं। तो इनका नाम पहले भी आपको सुना सुना लग रहा होगा, यूके सिन्हा, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट है। तो अब ये एनडीटीवी संभालेंगे। और एनडीटीवी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक और नाम शामिल हुआ है, इनका नाम है दीपाली गोइनका, दीपाली गोयनका। इनका नाम भी आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। दीपाली गोयनका को फोर्ब्स की तरफ से दुनिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन्स में भी शुमार किया जा चुका है। और एशिया की सबसे पावरफुल वुमेन भी ये रह चुकी हैं फोर्स के द्वारा, दीपाली गोयनका। 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतर्गत इंडिया इकोनॉमिक समिट की अध्यक्षता भी दीपाली गोयनका ने ही करी थी। जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, मूर्स लॉ, और ये किताब इन्हीं के नाम पर थी। इनका नाम है गॉर्डन अर्ल मूर। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये कौन सी कंपनी के को फाउंडर थे? ये कंपनी है इंटेल कॉरपोरेशन। इंटेल कितनी बड़ी कंपनी है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो या लैपटॉप यूज कर रहे हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं आपको इंटेल दिख ही जाता है। क्योंकि इंटेल दुनिया की सिर्फ उन दो कंपनियों में से एक है जो कि माइक्रो प्रोसेसर बना पाती हैं। पहली इंटेल और दूसरी एएमडी। तो ये इंटेल के को फाउंडर थे। ये इंटेल के प्रेसिडेंट भी रहे काफी टाइम तक।
इसके अलावा अगर बात करी जाए अपॉइंटमेंट्स में या फिर इनके अचीवमेंट्स में अगर बात करी जाए, तो इनको नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से भी सम्मानित किया जा चुका है 1990 में अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनको अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, उससे भी साल 2002 में सम्मानित किया गया था। उस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉकर थे, ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिनको जॉर्ज वॉकर बुश बोला जाता है। तो इनका निधन हो गया 94 की एज में। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस मनाया गया 25 मार्च को। और यह दिवस बेसिकली उनके लिए मनाया जाता है जो मिसिंग हैं, जो लोग लापता हो जाते हैं। तो इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि दुनिया भर के देश इस बात पर भी ध्यान दें, सरकारें इस बात पर भी ध्यान दें कि हर साल मिसिंग रिपोर्ट्स होती हैं और उन पर कई बार एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये लोग जो मिसिंग हो जाते हैं, इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। और अभी हाल ही में कुछ और भी दिवस मनाए गए, जैसे कि टीबी डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? 24 मार्च को। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार टीबी मुक्त भारत बनाना चाहती है 2025 तक। अब मेरा आज का क्वेश्चन आज से, आप में से कितने लोग बता सकते हो प्याज में भोजन किस रूप में संचित होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। फ्रुक्टोज, सेलुलोज, फाइबर या सल्फर? एग्जाम इंजन पे रामनवमी का फ्लैट 40% का ऑफर चल रहा है। आप इस टाइम पर कोई भी बैच ले सकते हैं। अभी हाल ही में रिकॉर्डेड का पॉलिटी बैच भी लॉन्च कर दिया है मैंने। अगर आप ये रिकॉर्डेड पॉलिटी बैच लेते हैं तो इसमें साथ में आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी है। आप कभी भी इस बैच को बार बार देख सकते हो। फ्री साइंस की मैगजीन है। और इतना ही नहीं, 200 बेस्ट पीवाईक्यूज हैं यहाँ पर, जो मैंने पीडीएफ के फॉर्म में दिए हुए हैं आंसर की के साथ, जो कि पॉलिटी के हैं सिर्फ। और आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन सारे के सारे फंसने की पूरी उम्मीद है। एमटीएस का बैच भी आप ले सकते हो, कंप्लीट बैच। अगर आप एमटीएस में जीएस के लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। सीआरपीएफ का जो आने वाला एग्जाम है जिसमें 9,212 वैकेंसी हैं, उसके लिए हिंदी का स्पेशल बैच चल रहा है। आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, मॉक टेस्ट सीरीज मेरे पास है जो मैंने आपके लिए लगाई हुए। 1840 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं इसमें। 1840 का मतलब इतने ज्यादा कि शायद आप एक साल पर भी ना दे पाओ पूरे मॉक टेस्ट। इसमें फीचर ये है कि आप फुल लेंथ मॉक भी दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो, टॉपिक वाइज भी और एग्जाम वाइज भी। इतना सब कुछ आपको सिर्फ इस अमाउंट पर मिल रहा है। और ये पॉसिबल सिर्फ एग्जाम इंजन में ही है इस टाइम पे। उस पे भी खास बात यह है कि इस पे 40% अभी डिस्काउंट लगेगा, तो ये और कम हो जाएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।